नमस्कार दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे अधिगम याद सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपनी बुक में से जो नोट्स हैं, ये जो आपको घर पे डिलीवर होती है बुक, उसके माध्यम से मैं आपको आगे के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो विद्यार्थी संबंधित कारक हमने देख लिए थे, अध्यापक से संबंधित कारक देख लिए थे। आज अपन वातावरण से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित और अनुदेशन से संबंधित कारक जो है फैक्टर हैं, इनको और देखेंगे। विद्यार्थी संबंधित सारे कंप्लीट हो गए थे, अध्यापक से संबंधित भी कंप्लीट हो गए थे। अब अपन एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी फैक्टर हैं उनको देख लेते हैं। तो वातावरण से संबंधित जो भी फैक्टर हैं जो कि हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, उनमें से देखते हैं। सबसे पहले अब देखो, इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फैमिली का एनवायरनमेंट। देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिवार का वातावरण एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भौतिक वातावरण की भी अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना जरूरी है, ये भी प्रभावित करता है हमारे लर्निंग को। उसके बाद में उचित सामग्री और सुविधाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लर्निंग मटेरियल और फैसिलिटीज़ हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारे सीखने को। और चौथा पॉइंट है अपना सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण। जो हमारा सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित करता है हमारे सीखने को। तो वातावरण से संबंधित जो भी कारक हैं इनको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ये बुक आपने नहीं मंगवाई है तो प्लीज़ आप ये बुक जरूर मंगवा लेना। मान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर दीजिएगा या मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। हालांकि आप जब कोर्स देख ही रहे हैं तो पहले भी हमारी इस मुद्दे पे बात हो चुकी है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको क्या क्या देना है, आपको बुक घर पे अगर मंगवानी है तो। ये वाली बुक जो आपके सामने दिख रही है, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की, यानी कि परिवार का वातावरण, फैमिली का एनवायरनमेंट। देखो, जो बालक होता है उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उस पर उसके परिवार के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण का बालकों के मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि जो लर्निंग है वो गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी इस कंडीशन के अंदर। और वो उदास होंगे, मतलब चिड़चिड़े हो जाएंगे, खिन्न प्रकार के रहेंगे। घर का माहौल बोझिल लगेगा उनको। घर का माहौल मतलब घर में ही मन नहीं लगना, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो बताओ, अब इस कंडीशन में बच्चे का कैसे लर्निंग हो सकती है, कैसे बच्चा सीख सकता है एक अच्छे तरीके से? अपने अध्ययन के लिए वो घर से दूर किसी और जगह की शरण ले सकता है। मान लीजिए कोई बाग में जाकर के पढ़ेगा, कोई नदी के किनारे जाकर पढ़ सकता है, कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकता है। तो घर का पारिवारिक जो माहौल है ये बेहतर होना जरूरी है अगर आपको एक सही अधिगम बच्चे को करवाना है। तो घर का अच्छा वातावरण होगा तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा, पढ़ने के लिए भी बोलेंगे घर वाले, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, लर्निंग जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो होता है पारिवारिक वातावरण। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भौतिक वातावरण की, अब भौतिक वातावरण में हम ले लेंगे यहाँ पर कक्षा का भौतिक वातावरण ले लेते हैं। किसका? क्योंकि हमारा भौतिक वातावरण यहाँ पर कक्षा का ही बनेगा बच्चे के अगर एस्पेक्ट से अपन देखते हैं तो देखो, कक्षा का जो भौतिक वातावरण होता है, क्लास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, ये बच्चों की जो लर्निंग की प्रोसेस होती है या फिर बच्चों का जो अधिगम होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत आप कहेंगे सर क्या क्या आते हैं? देखो, एक तो लाइट आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, वायु आ जाएगी, इसके अलावा कोलाहल भी आ जाएगा, मतलब शोर शराबा जो होता है ना वो भी इसमें आ जाएगा। इस प्रकार यदि कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है ना, जैसे कमरे के अंदर अंधेरा है, रोशनी और हवा का कोई प्रबंधन भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे फर्नीचर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, फ्लोर भी नीचे से फूटा हुआ है, और कक्षा के बाहर जो देखेंगे तो कोलाहल मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों का मन अधिगम से उठ जाएगा। वो नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से, अधिगम नहीं कर पाएंगे, लर्निंग नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ी ही देर में थकान अनुभव करने लगेंगे और इन बातों से उनके सीखने की जो प्रोसेस है उसके अंदर बाधा आएगी, खलल उत्पन्न हो जाएगी। तो ये होता है आपका क्लास का फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये भी बच्चे की लर्निंग जो है उसको इफेक्ट करता है, बच्चे का वातावरण, ठीक है, यानी कि कक्षा का वातावरण। उसके बाद में आता है उचित सामग्री और सुविधाएं। उचित सामग्री और सुविधाएं मतलब जो आपकी अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल और फैसिलिटीज़ हैं, ये भी बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो, बालक के प्रभावी अधिगम के लिए अगर हमारे को बच्चे का अधिगम को प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो इस दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसे एक ऐसी समुचित संपूर्ण परिस्थिति प्रदान की जाए जिसमें सीखने के सभी एस्पेक्ट्स, जो तत्व हैं, दशाएं हैं, वो विद्यमान होनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए विद्यालय का
जो संपूर्ण व्यवहार है, परिवेश है, इस प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए जो विद्यार्थी को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे, उसकी शैक्षिक उपलब्धि का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के साथ साथ में उसके मनोबल को भी बनाए रखे। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति जो होती है वो कृत्रिम न लगा करके स्वाभाविक होनी चाहिए और उसका बालक के सामान्य जीवन से भी घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। संपूर्ण परिस्थिति जो है उसका संतोषप्रद होना भी अधिगम की अनिवार्य शर्त मानी गई है। तो बालक के लिए उचित सामग्री, उचित सुविधाएं जरूरी है एक अच्छे अधिगम के लिए। भाई बालक अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए अगर बच्चे के पास में बुक्स नहीं है, गाइड्स नहीं है, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो रीट एग्जाम की, आप तैयारी तो कर रहे हो, आपको पता है ये चीज़ें आएंगी, लेकिन आपके पास में लर्निंग मटेरियल्स ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे बताओ मेरे को। नहीं ही आपके पास में मोबाइल है, तो मोबाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं देख सकते। ना ही आपके पास में कोई नोट्स हैं, ना ही आपके पास में कोई गाइड्स हैं, ना ही कोई बुक्स हैं, ना ही कोई और चीज़ है, तो बताओ आप कैसे लर्निंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपके पास में एक अफेक्टिव जो आपका लर्निंग मटेरियल होता है वो होना ज़रूरी है। आप में से कईयों के पास में है भी, मान लीजिए लगभग सबके पास में ही है, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट निकल करके आता है कि उचित सामग्री। अब उचित सामग्री का मतलब जो आपको मानसर पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी के अंदर मार्केट में उठा करके देख लीजिए, मानसर की जो साइकोलॉजी की बुक है उसके अलावा जितनी भी गाइड है उनसे कंपैरिजन करके देख लीजिए आप लोग, सबसे ज़्यादा टू द पॉइंट इफेक्टिव चीज़ें आपको इसी बुक के अंदर मिलेंगी। और इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप खरीद करके ही ट्राई करो कि हाँ है कि नहीं है। मैं तो सारी बुक के पेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतनी आसान लैंग्वेज है जो हर किसी को समझ में आ सकती है। ठीक है, तो इसको आप अपने अध्ययन सामग्री में ज़रूर ऐड करें भाई, ज़रूरी है। तो उचित सामग्री और सुविधाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुविधाओं के अंदर जैसे एक शांति पूर्वक कोई माहौल हो, कमरा हो घर के अंदर, वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, आंखों पे जोर नहीं आए, आंखों पे जोर आएगा तो सर दर्द होगा, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी वैसे भी ना। लाइटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर रूप से। गर्मी के मौसम में ठंडा वातावरण, ठंडी के मौसम में थोड़ा नॉर्मल वातावरण करने के लिए गर्मी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। इसके बाद में अगला पॉइंट है सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण। सोशो एंड इमोशनल जो एनवायरनमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों का जो अधिगम है उसके ऊपर सामाजिक और संवेगात्मक के साथ साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे सांस्कृतिक भी ले लेता हूँ। ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण को भी अपन ले लेते हैं। ठीक है ना, जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो भी देख लेते हैं इसी में। संवेगात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे, इमोशनल का मतलब समझ गए होंगे। बच्चों के इमोशंस जो है ना वो भी प्रभावित करते हैं अधिगम को। ठीक है भाई, कोई बच्चा उसको बार बार गुस्सा आता है तो वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा, बार बार चिड़चिड़ापन उसके रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा तो वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएगा, बहुत सारी उसके इनएक्टिविटीज़ होती रहेंगी लाइफ के अंदर या डेली रूटीन के अंदर, है ना। तो संवेगात्मक वातावरण तो प्रभावित करता ही है, साथ में सांस्कृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। ठीक है ना, सामान्य रूप से देखा जाता है सांस्कृतिक वातावरण से मतलब ये है मेरा कि व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन सभी नियमों, विचारों और जो भी विश्वास हैं जिन चीज़ों पे हम करते हैं और जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे, जो जीवन के चारों ओर हमारे को घेरे हुए रहती हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनमें रीति रिवाज, मान्यताएं, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, स्वयं व्यक्ति समाज की स्थिति में कैसे आता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी प्रभावित करती हैं बच्चे के अधिगम को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक के सीखने को ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि वंशक्रम दोष रहित है तो उन बालकों या फिर जो व्यक्ति हैं उनमें भी उत्तम गुणों का विकास होगा। वंशक्रम का प्रभाव नहीं है तो, लेकिन लगभग देखने को मिलता है हमारे को वंशक्रम का प्रभाव, क्योंकि ऐसा माना जाता है मनोविज्ञान की भाषा में कि लगभग 80% जो सीन होता है ना हमारा, 80% जो योग्यताएं होती हैं, हमारी क्षमताएं होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, है ना, वो सभी वंशक्रम की देन होती है। इवन रोस की एक परिभाषा आपने पढ़ी हो, रोस ने कहा था कि बालक जो भी कुछ है और जिस रूप में विकसित होता है वो वंशक्रम की देन है। व्यक्ति का जीवन सुखमय है या दुखमय है, ये चीज भी वंशक्रम के ऊपर डिपेंड करती है। इन भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया। अब देख लो, आप लोग ऐसे बोलते हो ना, मैं यार सुखी नहीं रहता, मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, ऐसी चीजें,
तो ये भी रोज के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ, रोज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें भी आपके माता पिता या आपके पूर्वज जो भी हैं, दादा दादी, आपके नाना नानी, उनके ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें भी। ओके, चलो अब अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, कौन सा? विषय वस्तु से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित हो गया, अब विषय वस्तु से संबंधित कारक देख लेते हैं, फैक्टर देख लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट है। विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, पूर्व अधिगम जो प्रीवियस लर्निंग है, हालांकि हम इन चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। जीवन से संबंधित एग्जाम्पल्स, जो भी रिलेटेड हमारी लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं, ये हालांकि मैं आपको देता ही रहता हूँ। विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो ये सब आते हैं। ये सभी बिंदु आपके विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, क्योंकि बालक के अधिगम को सभी के सभी जो पॉइंट हैं ये वाले, ये प्रभावित करने वाले होते हैं। ठीक है, विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भाई, जो भी सीखी जाने वाली विषय वस्तु है वो सरल है, तो जो मैं मान लूँ 90 से लेकर के 109 IQ वाले जो बालक होते हैं, ठीक है, वो सरलता से सीख सकते हैं। मध्यम श्रेणी वाले जो बालक होते हैं वो, और यदि विषय वस्तु कठिन है तो इन बच्चों को सीखने में समस्या आएगी। उनको कौन सीख सकता है? 140 वाले IQ वाले बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो वाले बच्चे होते हैं। साथ ही कठिन जो पाठ्य वस्तु होती है उसको याद करने में भी समय ज़्यादा लगता है, अपेक्षा करें सरल के, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर कोई कविता है, गद्यांश है, पद्यांश है, इनमें काफ़ी सारी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इन सब की जो प्रकृति होती है ना, वो भिन्न होने के कारण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है इन सब से। तो विषय वस्तु की प्रकृति सरल होनी चाहिए, बच्चे की उम्र के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे की माइंडसेट के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद में आता है प्रीवियस अधिगम, यानी कि आपका पूर्व अधिगम। जो पूर्व अधिगम के बारे में अपन ने देख ही लिया है कि बच्चे का जो पूर्व अधिगम है वो भी प्रभावित करता है सीखने को। अगर बच्चे का पहले अधिगम अच्छा हो रखा है, पारिवारिक माहौल उसका अच्छा था, परिवार में अच्छा वातावरण बच्चे को मिला है, तो बच्चा अच्छा अधिगम कर पाएगा। अगर नहीं मिला है तो बाकी बच्चों से कमजोर रहेगा वो बच्चा। तीसरी बात है जीवन से संबंधित एग्जाम्पल्स। बच्चे को जब भी आप पढ़ाओ ना, तो जीवन से संबंधित एग्जाम्पल्स देकर के पढ़ाओ, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसके पढ़ने का जो स्तर है ना, वो अधिगम का स्तर बढ़ जाएगा। विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर। अगर हमें विभिन्न विषयों में कठिनाई के स्तर की बात करें, देखो प्रत्येक विषय की प्रकृति अपनी अलग होती है, अनूठी प्रकृति होती है ना, यूनिक होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो है उसने प्रत्येक छात्र में रुचि का स्वरूप भी उसकी व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सुनिश्चित किया है भाई। इसीलिए तो विद्यार्थी जो है अंग्रेजी के अंदर रुचि लेता है, तो दूसरा विद्यार्थी गणित में रुचि लेगा, तीसरा कला में लेगा, आर्ट में लेगा, कोई कॉमर्स में लेगा, कोई किस में लेगा, कोई एग्रीकल्चर में लेगा। तो विषयों का कठिनाई स्तर भी मूल रूप से अगर देखा जाए तो एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होता है, और इसीलिए एक विद्यार्थी जो होता है उसको सरल प्रतीत होता है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा कठिन मानता है। आपका दोस्त है, उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप उससे बहुत डरते हो मैथमेटिक्स से, होता है ना ऐसा कई बार। बस यही चीज़ है। तो इसी संदर्भ में ये कहना भी तर्क संगति मानूंगा मैं तो, कि जो कुछ विषय होते हैं जैसे संगीत, जैसे होम साइंस है, गृह विज्ञान है, साहित्य है, कल्चर है, ललित कलाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये लड़कियां ज़्यादा रुचि रखती हैं इनमें। लड़के जो हैं जैसे साइंस में रुचि ज़्यादा रखेंगे, मैथमेटिक्स में रुचि रखेंगे, सामाजिक और यांत्रिक जो विषय होंगे उनमें रुचि रखेंगे। तो ये भी एक लिंग के रूप में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हमारे को। तो विभिन्न विषयों में कठिनाई के स्तर को समझ गए होंगे आप। ये भी प्रभावित करता है बालक के अधिगम को, बालक की लर्निंग को, स्टूडेंट की लर्निंग को। अब अगर अपन बात करते हैं अनुदेशन की, अनुदेशन से संबंधित कारक, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं दोस्तों? इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी इनसे रिलेवेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो होता है अभ्यास। भाई देखो, अभ्यास जो होता है ना, बालक की लर्निंग जो होती है उसको बढ़ाता है। बालक जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, जितना ज़्यादा अभ्यास आप करोगे ना, उस चीज़ में उतनी ही महानता आप हासिल करोगे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप CDP को बार बार पढ़ोगे, बार बार इसका अभ्यास करोगे, मैथमेटिक्स को बार बार पढ़ोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग माहिर बन जाओगे, मास्टरिंग कर लोगे, मास्टर बन जाओगे, आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। बस यही बात है। अधिगम की विधि की बात करते हैं। लर्निंग मेथड्स जो होते हैं ना, ये भी बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। देखो, अधिगम की विधि, कई बालकों की अपनी विधियाँ होती हैं याद करने की। देखो, आप लोग भी अपनी एक मेथड यूज करते होंगे याद करने का। ऐसा नहीं है कि सभी का कॉमन मेथड होता है कि सब लोग एक ही मेथड से चीज़ों को याद करते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस होता है याद करने का, अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के। मेरे तरीके अलग हैं। मैं किसी भी चीज़ को अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करके याद कर लेता हूँ। शायद से आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन सभी नहीं करते हैं।
तो अधिगम की जो विधियां है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे टीचर की विधियां हो, चाहे वो बालक की विधियां हो। उसके बाद में परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट हासिल किए, ये जो अचीवमेंट है इनका ज्ञान भी बालक को होना जरूरी है, ताकि उसका जो अधिगम है वो अच्छा हो सके और बढ़ाया जा सके उसके अधिगम को। तो परिणाम का ज्ञान भी अधिगम को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ये बात भी हम कर चुके हैं। जो नया ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके क्या करना, लर्निंग करना, ये चीज भी बालक के पढ़ाने को, बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था सकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम और जीरो, ठीक है ना। जो अधिगम चक्र के बारे में अपन ने बात करी थी, जो सब कुछ समझा दिया था मैंने आपको कि कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। साइकिल चलाने का जो ज्ञान है आपको, मोटरसाइकिल चलाने में हो रहा है ना, पूर्व अधिगम साइकिल चलाना था, अब आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो साइकिल चलाने वाली चीजें आपको बाइक चलाने में हेल्प कर रही हैं, तो वो हो गया सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव लर्निंग हो गया। नेगेटिव लर्निंग के बारे में बताया, जीरो लर्निंग के बारे में बताया, सब चीजें अपन ने देख ली, सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। आगे चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, अधिगम की अगर मेथड की हम बात करते हैं, अधिगम की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग, तो अधिगम की जितनी भी विधियां हैं ना, ये बालक के सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमेशा सीखता रहता है बालक जन्म से मृत्यु पर्यंत। इसको बालक द्वारा अलग अलग रूपों में संपन्न किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से इसको कंप्लीट किया जाता है। बालक स्कूल में आने से पहले बहुत सी बातें जानता है, जिनको वो अपने परिवार और परिवेश से सीख करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक की आज्ञा का पालन करना, बालक का अभिवादन करना, कक्षा में शांत रहना, अपने साथियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये सब चीज़ें परिवार में सिखाई जाती हैं। तो बालक विद्यालय में जाकर के इन सब चीज़ों का पालन करता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो भी अनेक तथ्य हैं, इनको आत्मसात करके ही बालक विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। समझ में आ रही है? अब देखो, बालक के बहुत सारी प्रभावशाली विधियां हैं जिनसे बालक को सिखाया जा सकता है। जैसे वातावरण, शिक्षक और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका इनके अंदर होती है, क्योंकि बालक कब किस विधि का उपयोग करके सीखेगा ये कोई निश्चित नहीं होता है। बहुत सारे अवसरों पर बालक अनुकरण के द्वारा सीखेगा, बहुत सारे अवसरों पर बालक सुन करके जो सीखेगा, कोई देख करके सीखेगा, सुन करके सीखेगा, स्पर्श करके सीखेगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग विधियों का काम किया जाता है। तो अगर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने पर अगर देखें, तो सामान्य तौर पे देखो दोस्तों, ये देखा जाता है कि छोटा बालक जो होता है ना, अपने हाथों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग का मतलब हो गया यहाँ पर करके सीख रहा है बालक, जो कि सार्थक और निरर्थक दोनों रूप से हो सकती है। अब मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पे क्या पक्ष है? मनोवैज्ञानिक यहाँ पे ये मानते हैं कि जो कार्य करके सीखा जाता है ना, करके सीखा जाता है, वो अधिगम स्थायी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में टीवी चल रहे हैं, ठीक है, रिमोट द्वारा आप आवाज़ कम और ज़्यादा कर रहे हो, वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, और ठीक है, चैनल को आप चेंज कर रहे हो। जब बालक इस घटना को देखता है ना, तो उसका मन भी करता है कि वो भी उस रिमोट को लेकर के वो कार्य करे जो आप कर रहे हो, ठीक है ना। बालक देखेगा नहीं, बालक वो करना चाहेगा, आपसे छीन लेगा रिमोट। जब वो कार्य के लिए आग्रह करेगा तो उसको इस कार्य को करने के अवसर मिलने चाहिए। भाई बालक कह रहा है ना रिमोट दो मेरे को, तो बालक को रिमोट देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। उसकी जो इच्छा है ना, उसको आप दबाइए मत, उसको बाहर लाइए और देखिए बालक रिमोट में क्या क्या करता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका टीवी खराब हो जाएगा रिमोट को छेड़ने से, ऐसा तो नहीं होता है ना। थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज हो सकती है, आप रिसेट कर दीजिए, बट बालक को दीजिए, ठीक है। और बालक को बताइए कि बेटा ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा होती है, इससे वॉल्यूम कम होती है, इससे जो चैनल है वो चेंज हो जाते हैं, इससे पीछे वाला चैनल आ जाता है, इससे आगे वाला चैनल आ जाता है, ठीक है। ये होम का बटन है, ये ऐसे इससे हमारा टीवी बंद हो जाएगा, इससे ग्रीन से हमारा टीवी चालू हो जाएगा। ऐसे 3-4 बटन होते हैं, उनका नॉलेज दे दीजिए, बाकी वो अपने आप देख लेगा क्या करना है, रिमोट को फोड़ना है या तोड़ना है। तो जब वो रिमोट के कार्य को स्वयं करके सीखता है ना, तो ये कार्य करके सीखने की विधि के अंतर्गत ही आता है। समझ में आई? तो इस प्रकार जो भी गतिविधियां होती है ना, उनको जैसे बालक जो होता है वो विद्यालय में, प्रयोगशाला में, कक्षा कक्ष में और कई सारी विद्यालय खेल के मैदान के अंदर भी संपन्न करने के अवसर बालक को मिलने चाहिए। अगर वर्तमान की हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो विद्यालयों के अंदर करके सीखने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे यही किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है ना, शिक्षक की भूमिका और सहयोगी एक सुगमकर्ता की होती है, हेल्पकर्ता की होती है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अंदर करके सीखने की प्रक्रिया को सर्वोत्तम माना जाता है। देखो मैं आपको और कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे स्थायी अधिगम की बात करें ना, अपन स्टेबल लर्निंग की बात कर रहे हैं। देखो, छात्र द्वारा जब किसी कार्य को संपन्न करके सीखा जाता है, कंप्लीट करके सीखा जाता है, तो उसमें आने वाली जो भी प्रत्येक समस्या है और उस प्रत्येक पद का ज्ञान उसको हो जाता है। जो भी समस्याएं आती है ना, उन सभी पदों का ज्ञान बालक कर लेता है जिस समस्या को उसने संपन्न किया है।
जिसमें वो उस कार्य से संबंधित प्रत्येक पद और सोपान को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मान लीजिए छात्र, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, ठीक है, ठीक है, तो आपका नाम राहुल है, तो राहुल स्वयं गुणा करके देख रहा है, तो उसको जोड़ने, घटाने और बाकी जो गुणा है उससे संबंधित प्रक्रियाओं का ज्ञान सरलता से और स्थायी रूप से हो जाता है। जबकि अध्यापक द्वारा समझाने पर यह पूर्ण संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट तरीके से नहीं आ पाएगा। जब वो खुद कर लेगा तो उसको आ जाएगा, लेकिन अध्यापक समझाएगा तो नहीं आएगा। इसलिए करके सीखने के अंतर्गत स्थायी अधिगम का लाभ हमारे को मिलता है। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, परीक्षण करके सीखना। जब बालक परीक्षण करके सीखता है ना, देखो परीक्षण विधि का मतलब है जिसमें अलग अलग प्रयोगों और खोजों के माध्यम से किसी नियम या सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। सामान्य रूप से बालक भी परीक्षण का कार्य अपने प्रारंभिक जीवन से ही कर देता है। वो अपनी माता के प्रति अधिक, आप कह लीजिए, विश्वास करना प्रदर्शित कर देता है, क्योंकि माता की अनेक गतिविधियां बालक की इच्छा के पूर्ण करने वाली होती हैं। जो भी बालक की इच्छाएं होती हैं माता उनको पूर्ण करती है, इसलिए वो माता के प्रति ज़्यादा विश्वास करता है एज कम्पेयर टू पिता या भाई बहन। इसी प्रकार जब बालक जो होता है ना, शिक्षक से ये कथन सुनता है कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है, वो व्यवहारिक जगत के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए, परीक्षण करके सीखेगा, उनकी वृद्धि के बारे में, उनकी ग्रोथ का ज्ञान हो जाएगा उसको। जैसे मेज है, कुर्सी है, उनमें वृद्धि नहीं देखी जाती है, तो वो जब वृद्धि उनकी नहीं देख रहा है तो उसका अधिगम यहाँ पर स्थायी हो जाता है कि यार ये चीज़ें कभी बढ़ती नहीं है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो सजीव हैं सब। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि परीक्षण से संबंधित जो प्रक्रिया होती है ना, जीवन भर चलती रहती है और बहुत सारे अवसरों पर बच्चा जो है खुद की कल्पना का भी निरीक्षण करता है और उसके द्वारा भी अधिगम करता है। जब वो अपनी कल्पना को सही पाता है ना, तो वो अधिगम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आम होता है ना, आम, तो आम की जो गुठली होती है, क्या होती है, आम की गुठली। तो आम की गुठली को जब वो पृथ्वी में दबा करके, धरती में, जमीन में नीचे दबा करके आम का पौधा प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है कि बीज से पौधे और पौधों से फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार परीक्षण के द्वारा अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर और व्यापक रूप से चलने वाली होती है। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, समझ गए। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, ध्यान रखिएगा। देखो निरीक्षण विधि का मतलब होता है, अपन कह सकते हैं एक प्रभावशाली विधि है ये, वैसे देखा जाए तो अधिगम की, और इसको स्वीकार भी किया है मनोवैज्ञानिकों ने कि ये काफ़ी इफेक्टिव होती है बालक के लिए। बालक में जितनी अधिक गहन और व्यापक निरीक्षण की क्षमता होगी ना, बालक उतना ही तेज गति से सीखने का प्रयास करेगा। जेम्स वाट का नाम तो आपने सुना होगा, है ना भाई, जेम्स वाट का नाम सुना होगा आपने। चाय की केतली के ढक्कन के ऊपर नीचे गिरने की प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया था उन्होंने और उस पर एक तार्किक रूप से विचार किया, तो ये जान लिया उन्होंने कि भाप की शक्ति जो होती है ना, भाप के अंदर जो पावर होती है, भाप में जो शक्ति होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दुनिया के सामने बता दिया, भाप की शक्ति का आविष्कार हो गया। इसी आधार पर उसने भाप के इंजन का निर्माण कर दिया और अपने इतिहास को अमर बना लिया। बताओ कितना अच्छा एग्जाम्पल है निरीक्षण करके सीखने का। ठीक इसी प्रकार एक बालक होता है, विद्यालय, घर और समाज में बहुत सारे तथ्यों को निरीक्षण के माध्यम से सीखता है। बालक वर्षा काल के अंदर पौधों के उगने, फसल के उत्पादन, जैसे कोहरा पड़ता है उसके बारे में सीखता है। तो ये संदर्भ जो भी हैं सारे के सारे, ये बच्चा अपने आप से करता है, अपने सहयोगियों से करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बालक के निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है ना, ये विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी चलती रहती है, इसलिए इसको एक व्यापक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। भाई निरीक्षण विधि को बालकों के सीखने की प्रभावशाली विधि माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलें, सामूहिक विधि के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, ग्रुप के अंदर सीखना। देखो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको समूह में कार्य करने के अंदर बहुत आनंद आता है। बालक को अपने साथियों के साथ में खेलना भी अच्छा लगता है। कक्षा में पढ़ते समय छात्र अपने साथियों के साथ में बातें भी करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि समूह में रह करके छात्र जो होते हैं ना, वो अधिक प्रभावशाली रूप से अधिगम कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में बहुत सारे सामूहिक विधियों का प्रचलन आ रहा है धीरे धीरे। तो सामूहिक विधि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ सकता है, भाई ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से बच्चा अच्छा अधिगम कर पाता है। विद्यालय में बहुत प्रकार की सामूहिक विद्या संचालित करने के लिए सरकार भी नए नए प्लान्स ला रही है। जैसे मान लीजिए छात्रों को खेल खेल के अंदर गिनती सिखाने के अवसर दिए जाएं, है ना।
मैदान जो है, मैदान बनने के कार्य के से अगर बालक मापन संबंधी ज्ञान प्राप्त करे, भाई खेल का मैदान बन रहा है तो खेल के मैदान का मेजरमेंट हो रहा है वहाँ पे, है ना, तो उसके अंदर भी बालकों को इन्वॉल्व कर लिया जाए उस वाली रणनीति में भी, तो भी बालक काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ पे मैदान बनाने के कार्य में बालक मापन संबंधी ज्ञान प्राप्त करेगा। क्रिकेट जो खेलते हैं तो क्रिकेट में रन और ओवर की संख्या से गिनती सीख सकता है बालक, है ना, भाई 6 बॉल होती हैं एक ओवर के अंदर, तो 1 बॉल हो गई, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 6 तक गिनती आ गई बालक को, ठीक है ना। जैसे रन है, रन की काउंटिंग करनी है, 1 रन हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 रन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आएगा वापस से 1 रन हो गया, ये फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, 2 रन, ऐसे ऐसे रन की काउंटिंग करके, ऐसे खेल खेल में सिखाना इस प्रकार से कहा जाता है। समझ रहे हो आप बात को। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं ना, छात्रों के अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करती हैं और रुचिकर अधिगम भी प्रदान करती हैं। इसमें छात्रों को सभी कार्य सामूहिक रूप से प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक छात्र को सामूहिक रूप से कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी दिया जाता है, उत्तरदायी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट विधियाँ थी कुछ अधिगम की। अब मैंने आपको वैसे समझा दिया है और ये अपनी सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, कुछ परिभाषाएं वगैरह हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी कोई समस्या इनमें आने वाली नहीं है, ठीक है। अब एक विधि अपन देख लेते हैं, मिश्रित विधि। एक और इम्पोर्टेंट विधि है यहाँ पे, लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड, मतलब सभी विधियों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। तो पूर्ण विधि जो है, वोल मेथड, आंशिक विधि, पार्ट मेथड, इन दोनों विधियों को मिला करके सीखने के लिए जो मिश्रित विधि होती है वो नाम दे दिया गया। तो मिश्रित विधि किन किन 2 विधियों से बनी है, एक तो पूर्ण विधि और एक आंशिक विधि, 2 विधियों को मिला करके मिश्रित विधि बनाई गई है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा भाई लोग, ठीक है। उसके बाद में अगर पूर्ण विधि को मैं आपको समझाऊं, वोल मेथड को, तो जानकारी एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने और फिर निर्णय लेने के लिए उसका उपयोग करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उपयोग मतलब व्यावसायिक शिक्षा के अंदर जैसे, तो ये पूर्ण विधि कहलाएगी। आंशिक विधि क्या होती है, समस्याएं जो होती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनका सलूशन करने के बारे में सोचने का एक तरीका है आंशिक विधि। समझ रहे हो भाई, कोई भी समस्या है बालक के सामने तो उसको हल करने के लिए बालक कुछ ना कुछ चिंतन करेगा, ठीक है, थिंकिंग करेगा, तो बस वही एक प्रोसेस जो है वो आंशिक विधि कहलाता है। इसमें किसी समस्या को छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है और प्रत्येक भाग को हल करना और फिर समस्याओं को एक साथ रख करके पूरी समस्या को हल करना इसमें शामिल होता है, ठीक है भाई। मान लीजिए जैसे आपका सिलेबस बनाया जा रहा है, ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, आपका सिलेबस बनाया जा रहा है और सिलेबस के अंदर आपका सीडीपी का सिलेबस बनाया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके सिलेबस को जो सिलेबस बनाने वाला है वो केवल ये लिख रहा है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आएगा, आपके केवल इतना ही थोड़ी लिखता है। उसमें बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई होती हैं। जैसे पहली यूनिट है, उसके अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दे दिया, फिर उसके आगे डैश लगा करके उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें दे दी, बालक का विकास, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, इनकी विशेषताएं, अधिगम, अधिगम की विधियां, अधिगम के नियम, अधिगम के कारक, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सब चीज़ें ऐसे अलग अलग पॉइंट दर्शाते हैं ना। क्यों दर्शाते हैं, ताकि ये सब चीज़ें आसानी से आप लोग कर पाओ, आसानी से आप लोग समझ पाओ। केवल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दे देता तो हमें पता ही नहीं होता हमें क्या पढ़ना है। समझ गए बात को। तो यही चीज़ है कि छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया उसको, फिर बाल विकास शिक्षा शास्त्र को, ठीक है, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया शिक्षा मनोविज्ञान को और आपके सामने पेश कर दिया। और ऐसे जो बुक्स चलती हैं वो भी छोटे छोटे भागों में है। अब देखो, अगर मैं शुरू से शुरू करता, ये जो मैंने बुक लिखी है, इस बुक को मैंने पहले शब्द से लिखना शुरू करता और लास्ट में खत्म करता, बीच में कोई पॉइंट ही नहीं देता, ना कोई यूनिट का नाम देता, ना कोई टॉपिक का नाम देता, तो क्या आप पढ़ते? आपके लिए इफेक्टिव होता? आपको बोरिंग लगती और आप 2 पेज भी नहीं पढ़ पाते पूरे के पूरे। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं पहले की, उनके अंदर ऐसा ही है। लेकिन मैंने इसको इतना आसान बनाया, मैंने जो पॉइंट है उनको हाईलाइट भी किया। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने इस हिसाब से बनाई कि आपको आसानी से समझ में आई चीज़ें। मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का भी यूज किया, इंग्लिश टर्म का भी यूज किया, ताकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो हैं वो भी समझ पाए सब चीज़ों को। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो ये आंशिक विधि है। अब अधिगम के कुछ पक्ष हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं लर्निंग के। तो अधिगम के वैसे 3 पक्ष माने जाते हैं। 3 पक्ष कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो संज्ञानात्मक पक्ष माना जाता है, कॉग्निटिव आपका, और एक क्रियात्मक माना जाता है और एक भावात्मक माना जाता है। यानी कि जो हमारी फंक्शनल साइड होती है, कौन सी होती है दोस्तों? फंक्शनल साइड। एक तो एक्सपेक्ट हो गया फंक्शनल, और एक हो गया आपका इमोशनल, और एक हो गया आपका कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक तो जो होगा आपका ज्ञान से संबंधित होगा, जो भी बच्चा नॉलेज प्राप्त करेगा वो तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। जो भी बच्चा क्रिया करके सीखेगा, भाई जो बच्चा किताब से नॉलेज लेगा वो तो ज्ञान से संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, या फिर कोई और मतलब दे रहा है उसको ज्ञान, तो वो हो गया। एक क्रिया करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग वाला आ रहा ना, उसके माध्यम से सीखेगा, तो ये क्रिया वाला पक्ष हो गया।
भावनाओं के माध्यम से बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो आपका भावनात्मक पक्ष होता है। तो ये अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अधिगम की उपयुक्त सभी मनोवैज्ञानिकों की विधियां हैं जो अधिगम तथा शिक्षण दोनों को प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये जो भी अधिगम की विधियां थी ये हमने कंप्लीट कर लिया भाई। अगले जो अपनी क्लास होगी उसमें अधिगम के नियम पढ़ेंगे, अपन कंप्लीट कर लेंगे अधिगम के नियमों को, और फिर अधिगम के सिद्धांत आपके शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी मैं आपको करवा दूंगा, चिंता ना करो, कंप्लीट कोर्स जल्दी हो जाएगा आपका। बस डेली क्लास ले लिया करो आप लोग, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।